हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु पॉलीगन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने किया है बहुत बड़ा चेंज, वो भी आपके बोर्ड्स के साथ। तो देखो यहाँ पे जैसा थंबनेल में दिख रहा है कि क्या 10th के पेपर यानी कि बोर्ड के पेपर आपके 2 बार होंगे। तो यही सारी चीजें आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे एंड सर आपको ये सारी चीजें एकदम डिटेल में बताएंगे। तो सर थोड़ा सा हमारे बच्चों को तो भी बताइए कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या है इसमें। तो भाई गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, सीबीएसई बोर्ड जो वैसे ऑब्वियसली इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बट बीच बोर्ड एग्जाम में ही सीबीएसई ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया है। बोर्ड परीक्षा अब जो होगी, यानी कि इस समय जो बच्चे 9th to 10th मूविंग हैं या 11th से 12th में जा रहे हैं, उन बच्चों को अब जो अगला बोर्ड देना है, यानी कि 2026 का जो बोर्ड होगा, कौन सा 2026 में जो 10th और 12th इन दोनों क्लासेस के जो बोर्ड होंगे, उसमें मेजर चेंजेस किए हैं और बहुत ज्यादा चेंज किया है। अब नॉर्मली मैम क्या हो रहा है कि इस समय ये खबर आ रही है कि 2 बार बोर्ड होंगे। हाँ, यही मैंने सुना था ठीक तो है, बहुत तो अब कंफ्यूजन क्या है। है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जैसे लॉकडाउन टाइम में ना बीच बीच में 2 बार पेपर कर हाँ, दिए थे, हुए तो थे। कई लोगों ने ये हवा उड़ा दी कि सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो बच्चों, मैं सबसे पहले क्लियरली आप लोगों को बता देता हूं कि सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। बोर्ड एग्जाम होगा, 2 बार पेपर होगा, और जैसा इस बार पेपर हो रहा है उसी तरह से पेपर होगा, बट उसमें एक मेजर चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसको किसी भी कंफ्यूजन को आप लोग बिल्कुल मत अपने दिमाग में रखिए। मैं बहुत डिटेल में और पूरी डिटेल में आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों के या कई पेरेंट्स ने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, और इस पॉलिसी से क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे चेंजेस हम आप लोगों के जो सवाल होंगे उनके भी जवाब देंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, हर एक चीज को बहुत डिटेल में इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ओके। ठीक है मैम, तो चलिए सबसे पहले हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बच्चों, आप लोगों को ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, देखो सोशल मीडिया के ज्यादा इन्फ्लुएंस में मत रहिएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। आप लोग ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे सब कुछ डला है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप लोग खुद सेल्फ कैपेबल बने इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, सीधा cbsc.gov.in, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर जाना है। उससे मेन वेबसाइट जो आपकी मुख्य वो है, उस पर आना है। आने के बाद देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सीबीएसई की तो वो लेटेस्ट न्यूज में दिया जाता है। अब हुआ ये था कि एक पब्लिक नोटिस निकाला था सीबीएसई ने कुछ इस तरह का। ठीक है, ये नोटिस उन्होंने दिया था 25 25 फरवरी को उन्होंने ये नोटिस डाला था। अब इस नोटिस में सिंपल सा एक पॉइंट है कि एक मसौदा तैयार किया गया बच्चों के लोड को मैनेज करने के लिए। ठीक है मैम, तो कि बोर्ड का जो परीक्षा है वो 2 बार होगी, प्लस साथ में इसमें पेरेंट्स से व्यूज लिए जाएंगे। तो अभी जो ड्राफ्ट दिया गया है वो ड्राफ्ट क्या है, ये सिर्फ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद फिर सीबीएसई क्या कर रहा है उसने बकायदा प्रॉपर 8 पेजेस का एक ड्राफ्ट बना के दिया है, 9 पेज है इसमें, सॉरी। इसमें उन्होंने वो सारी टर्म्स कंडीशन सब कुछ अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं कैसी हैं वो चीज अब आप लोग समझ गए होंगे। तो बस अब आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ जानना है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, पेरेंट्स, अभिभावक, ठीक है, या टीचर्स, जो भी, अगर आपको लगता है मैम कि आप भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कोई चेंज इसमें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक फॉर फीडबैक, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, फीडबैक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। करते ही आप लोगों को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का एक इस तरह का एक पेज आएगा। ठीक है, और आप लोगों को इस पूरे पेज पे डिटेल में अपने व्यूज, अपने सजेशंस लिख के सीबीएसई को आप लोग भेज सकते हैं। तो होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस चीज की जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी अब आने वाली करंट अपडेट होंगी वो कहां से लेनी है। तो ये सीबीएसई का ये एक तरीका होगा। ठीक है, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है मैम, कि एक्चुअल में हुआ क्या है और किस तरीके से हमें इस चीज को मतलब समझना है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो इस तरह का जो नोटिस हमने आपको बताया था कि सीबीएसई ने एक नोटिस दिया है, इस नोटिस को एक बार में थोड़ा सा स्पीड में रैपिडली पढ़े देता हूं। ठीक है, ऊपर हिंदी में है, नीचे आप लोगों को इसी का इंग्लिश वर्जन दिया गया है। मैंने इस पूरे
जो भी ये मसौदा तैयार हुआ है, जो भी ये ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट को, इस पब्लिक नोटिस को बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए समझा है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है, अभी भी बच्चों के दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट आपको हम बताते हैं कि सीबीएसई ने चेंजेस क्या किए। सबसे पहली चीज कि इन क्लास 10th 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा 2 बोर्ड एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे कब, 2026 के बोर्ड में। अब यहां पे ये है फ्रॉम 25 to 26, तो जो नया सेशन होता है ना, हम लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं, जैसे इस समय सेशन चल रहा है 2024-25, तो बोर्ड का पेपर है ये 25th का, तो जो चेंजेस आएंगे वो कब होंगे मैम, 26th में। तो यानी कि उन बच्चों को जो इस बार 9th to 10th गए हैं, दूसरा जो इस समय 11th में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को जो अब 12th में गए हैं, यानी कि ये जो क्लासेस है इनके लिए ये नोटिस है। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये अभी मतलब बनाई जा रही है, चेंजेस क्या क्या होंगे वो अभी हो रहे हैं। दूसरी चीज, इस पॉलिसी में जो रिस्पॉन्सेज लिए गए हैं वो स्टेक होल्डर से, देखो किसी भी कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमारी ये जो सीबीएसई है ना, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्कूल्स हैं जिनको मान्यता प्राप्त होती है, टीचर्स जो इनमें पढ़ाते हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ते हैं, और भाई बच्चे जो तुम सब लोग हो जो खुद पढ़ते हो, तो हम सब लोग यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि आप लोगों को इसका शेयर मिलने वाला है, शेयर नहीं है, बस हम सब लोग इसके बेनिफिशियल है, हम लोगों को इससे फायदे मिलते हैं और इनका इफेक्ट हम पे पड़ता है। ओके, ठीक तो है, सर इसी में मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो जैसे स्कूल्स हैं, तो अभी स्कूल की तरफ से ये एप्लीकेबल हो गया है कि हाँ कर देखिए देते हैं या फिर सीबीएसई ने छोड़ते हैं? स्कूल्स को कॉन्फिडेंस में रखते हुए स्कूल को ये सारी चीजें बता दी हैं, और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है, इस जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। इस पूरे का पर्पस जो है वो मैं क्लियरली बता देता हूं स्टूडेंट्स का। ठीक है, अभी ड्राफ्ट में आएगा, ड्राफ्ट में डिटेल में बताऊंगा, उसमें सब कुछ है। तो ये आपका पब्लिक नोटिस हो गया, एक यहां तक आपने क्लियरली समझ लिया। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल बतानी है तो ध्यान रखिएगा 9 मार्च 2025 तक आप लोग अपने रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। तो मैं फिर से अभिभावक, पेरेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, या जो भी इस बारे में मतलब अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, शिक्षाविद हो गए, ठीक है, हमारे पत्रकार हो गए, या जो लोग जो बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं कि हाँ बच्चों को फायदा होना चाहिए, वो सब लोग सीबीएसई के बारे में डिटेल में अपने व्यूज दे सकते हैं। बट याद रखिएगा 9th ऑफ मार्च तक, यानी अभी बस कुछ दिन और बचे हैं, आज 2 मार्च है जिसमें मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आपको ये पूरी डिटेल तब तक फीडबैक देना है। ठीक है, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं मैम कि ये जो तरीका है वो क्या है, इसको बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप बीच बीच में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको वो बताते रहेंगे। बाकी ये है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो बच्चों से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 2, इसे कहा जा रहा है 2 एग्जामिनेशन ड्राफ्ट। क्लियरली मैं क्लियरली बता दूं, दिस इज नॉट अ सेमेस्टर सिस्टम, ये कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। आपके पेपर साल में 2 बार होंगे। इस स्टेटमेंट को सुनने से ऐसा लगता है कि साल में 2 बार, 6 महीने के गैप में, 8 महीने, 2 महीने, इसमें कुछ नहीं है। आपका पेपर जैसा होता है वैसा ही होगा, जैसा इस बार हुआ वैसा ही पेपर होगा। हाँ, पेपर में क्वेश्चन और पेपर में जो चेंजेस आएंगे वो डिफरेंट टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बट आपका जो पेपर होगा वो जैसे अभी है, पेपर हमारे फेब में स्टार्ट हुए 15 फरवरी से, तो नेक्स्ट ईयर फरवरी का जो 2nd हमारा वो आएगा उसमें पेपर होंगे, 2nd ट्यूसडे। अभी मैं बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कब से आएगा। तो आप लोगों का पेपर एज यूजुअल होगा, लेकिन इनमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वो दोबारा एक पेपर और दे सकते हैं। ये है मेन इसका पर्पस कि 2 एग्जामिनेशन। अब कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, क्या कंडीशंस होंगी, वो अब हम लोग देखते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। आप सोचेंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई, अच्छा खासा तो बोर्ड चल रहा था, फिलहाल तो बोर्ड चल ही रहा है। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई ने क्या कहा, एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस।
भाई सीबीएसई बिल्कुल नहीं चाहती है कि बच्चों को 10वीं क्लास, उन्होंने देखो एक रूल भी लिया था, हाँ। अंडर 16 बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ना ज्यादा जाए, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पे ना जाए, पेरेंट्स का पैसा बचे, बच्चों का अनएक्सपेक्टेड जो लोड है वो कम करने के लिए सीबीएसई ने ये कुछ ऐसा प्लान किया है। दूसरी चीज, आजकल क्या है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि जिस 6 से 7 ही सब्जेक्ट हैं, तो सीबीएसई ने मल्टीपल कोर्सेज डिजाइन कर रखे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ जाए, वहां से कुछ सीखे, उसके लिए सीबीएसई ने एक पॉइंट दिया है। दूसरी चीज, बच्चों के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, फॉलिस्टिक जरूरी थोड़ी सिर्फ किताबी कीड़ा बनना है, टैलेंट होना चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है, उनके अंदर न्यू न्यू इनोवेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए एंड देखो बकायदा इन्होंने क्या लिखा, मेड इजियर, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से आप लोगों का पेपर बनेगा। हाँ, जैसा इस बार 12th क्लास के बच्चों को पेपर मिला फिजिक्स का, बस सीबीएसई ऐसा ना करे, बस यही सीबीएसई से रिक्वेस्ट होगी। दूसरी चीज है मेकिंग अ बेसिक एफर्ट इन स्कूल क्लासेस, ठीक है, बिल्कुल स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने बुक्स में सिलेबस दिया है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट सीबीएसई ने देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि बिना किसी एडिशनल एफर्ट के, ठीक है, समझना, बिना किसी एडिशनल एफर्ट के बच्चों को अच्छे से पेपर देने को मिले, बच्चा अच्छे नंबर लाए, नहीं ला पा रहा है पहले बार के एग्जाम में, तो ध्यान से देखना, यहां इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, एलिमिनेट द हाई स्टेक, बिल्कुल एडिशनल जो प्रेशर होता है बच्चों को वो खत्म करके पेपर देना है, ये बोर्ड सीबीएसई चाहता है इस पूरे ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। नाउ उन्होंने कहा बोर्ड एग्जाम हो गया, स्टूडेंट अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जाम एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 2 एग्जाम हैं तो ये 2 बार पेपर होना है या फिर एक मेन एग्जाम होगा और एक इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा, तो ऐसा समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम हो तो ही दूसरे एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके। तो ये कोई 2 बार साल में पेपर नहीं हो रहा है। बट इसमें ये था कि जैसे अभी का है, अभी बच्चे ने बोर्ड का एग्जाम दिया, अगर बच्चा पास हो जाता है दैट इज गुड, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो कंपार्टमेंट एग्जाम होता था, लेकिन रिजल्ट में लिखा आता है ना, तो वैसे ही इसमें मुझे पूछना है कि एक मेन एग्जामिनेशन हो गया, अगर बच्चा रीअपियर होता है दोबारा से एग्जाम, तो जो इम्प्रूवमेंट के लिए वो एग्जाम दे रहा है, तो क्या उसकी भी ऐसा कुछ, वही मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चा जो ये जो ड्राफ्ट आया है 2 एग्जाम पॉलिसी, वो सिर्फ इसीलिए है, ये इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस होगा, इफ डिजायर्ड, उसमें साफ लिखा है डिजायर, बच्चा अगर चाहे तो वो दे सकता है, और मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं, दोनों में जिसमें उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट फिर ऐसे तो सारे ही बच्चे चाहेंगे ना कि इस तो बार हमारा डेफिनेटली अब ये देखो, हम दोबारा से पेपर देंगे, ये एक चर्चा का विषय होगा कि बच्चे देखेंगे। ऐसे तो मैं अगर ये बात बोलूं कि अगर कोई बच्चा 98% वाला है, वो चाहता है कि उसके 100 में से 100 नंबर आ जाए, जैसे अगर आउट ऑफ 80 78 फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात की कि अंकिता नाम की एक स्टूडेंट है, उसके 97 मार्क्स आ गए, बट वो ये चाहती कि मेरे फुल ऑन फुल हो, तो वो दोबारा पेपर देना चाहे तो दे सकती है भाई। बट फिर इससे आगे का जो एकेडमिक्स है, मैम देखिए पहले ड्राफ्ट समझते हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लूंगा, अच्छे से लूंगा, ठीक है। तो देखिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चीज आई हैं कि जो चेंजेस करने हैं, वो सिर्फ 2 चीजों के लिए इन्होंने ये सब मेहनत की है, टू रिड्यूस प्रेशर और जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो कोचिंग कल्चर है उसको बदलने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिंपल तरीके से आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए सिलेबस को पढ़ के, बिना किसी एडिशनल लोड के, क्लियर, ये इनका एक पॉइंट था। उसके बाद आते हैं, यहां उन्होंने देखो एक और चीज बोली है कि बोर्ड एग्जाम में सर्टेन सब्जेक्ट्स कुड बी रीडिजाइन, अभी आप लोगों के जो सिलेबस में भी चेंज आ सकता है, बोर्ड का पेपर कैसा होगा ये हम लोगों को पता चलेगा अक्टूबर में, जब सीबीएसई अपना सैंपल पेपर लॉन्च करती है, जो एवरी ईयर होता है, इस बार भी आया था। तो उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट्स कुड बी डिजाइन, वो दोबारा बनाए जाएंगे, एक अच्छे तरीके डिजाइन किया जाएगा, वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अदर डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो दोनों टाइप के पेपर देने की कोशिश होगी। तो जो अफवाहें फैल रही हैं
कि 60-40 का रेशियो होगा, 40-60 का रेशियो होगा। मैं उन अफवाहों को एक सिरे से अभी अभी आपके सामने बिल्कुल टोटल खारिज करता हूं। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, बस हवा में तीर मारे जा रहे हैं। फिलहाल सिर्फ इतना पता है कि एक एमसीक्यू पार्ट होगा, ठीक है, और एक आपको लिखना पड़ेगा। पेपर एक ही होगा, बस उसमें 2 सेक्शन होंगे। अब देखो लॉकडाउन के समय में 40 एमसीक्यू दे दिए, 20 एमसीक्यू वाली पॉलिसी आई, तो जो भी आएगा वो बच्चों आप लोगों को लेटर ऑन बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा समझते हैं कि सीबीएसई ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशंस आए थे उसके अकॉर्डिंग जो चेंज किया है वो सिर्फ ये चेंज किया है, ठीक है। अब वो मेन पॉइंट्स क्या है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है, मेन पॉइंट्स जो आपको जानने की जरूरत है पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऑनेस्टली कि मैम अब आपको रील नहीं बनानी पड़ेगी, एक शॉर्ट्स नहीं बनाना पड़ेगा, कि बच्चों जरा ध्यान से सुनिए सीबीएसई की डेट शीट लॉन्च हो चुकी है, तो बेटा ये अभी आप बोल सकते हो कि बच्चों जिनको 2026 में पेपर देना है, ठीक है, जिनके बड़े भाई बहन अभी ऑलरेडी 10th के पेपर दे रहे हैं इस बार के, उनकी डेट शीट पहले ही आ चुकी है। तो सीबीएसई ने जो नया ड्राफ्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड 15th ऑफ फेब से 18th ऑफ मार्च, यानी कि पेपर 18 मार्च को खत्म हो जाएंगे, 15 फरवरी से चालू होंगे। ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये डेटा 9th के अकॉर्डिंग लिया गया है। जो 9th में आप लोगों का डेटा गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल मोर देन 24 लाख स्टूडेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो एग्जाम होगा आपका वो 32 डेज का होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 32 डेज पे आपका होगा, ठीक है। एक्चुअल डेज रिक्वायर्ड 17 दिन आपके पेपर्स होंगे, बाकी बीच बीच में कुछ गैप्स हैं, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट 84। तो मैम जो आपको मैं बता रहा था कि हम लोगों के सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट नहीं है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 84 सब्जेक्ट्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आगे जो इंफॉर्मेशन दूंगा उसको ध्यान से समझिएगा। जरूरी नहीं आप मेन सब्जेक्ट लें, उसके अलावा भी आप लोगों को और एडिशनल सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है वो 7 हो चुके हैं, 6 नहीं है, अब एक सब्जेक्ट और बढ़ चुका है, ठीक है। सेम यही कंडीशन हमारी 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए है। जैसे उनके पेपर है 4 अप्रैल तक चलेगा, 15 फेब से 4 अप्रैल फर्स्ट राउंड, उसके बाद वो फिर दूसरा जो पेपर होगा वो उसके आगे दे सकते हैं। 12th के बारे में इस ड्राफ्ट में कम ही बताया गया है, रीजन क्योंकि उसके बाद बच्चे कंपटीशन एग्जाम में चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इसको शॉर्ट किए हैं। इसमें उन्होंने बिल्कुल खामोशी सा दी, बिल्कुल चुप्पी सा दी है सीबीएसई ने, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए, तो अब जो मेन पार्ट आया है जो आपको समझने की जरूरत है कि आप जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे वो देंगे 17th ऑफ फेब से 6th ऑफ मार्च, ये फेज 1 है। फिर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा। और देखो आप ध्यान से समझना, 5 मई से दूसरा एग्जाम चालू होगा, 5 मई से दूसरा। जो बच्चे दोबारा पेपर देना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली दोबारा तो पेपर आप तब दोगे जब आपका रिजल्ट पहले से पता हो जाएगा। तो क्लियरली समझ लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो बिफोर 5th ऑफ मई आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। और जो भी पॉलिसीज है वो सब चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या क्या आए हैं वो मैं एक बार बता देता हूं कि जो 10th और 12th की जो डेट शीट है और जो पेपर्स हैं वो ट्यूसडे आफ्टर 15th ऑफ फेब। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी के बाद जो पहला ट्यूसडे होगा, इट्स नॉट बहुत आगे का नहीं है, मोबाइल में कैलेंडर खोल के देख लीजिए, साफ साफ पता चल जाएगा। उन्होंने डेट शीट ऑलरेडी डिजाइन करके दे दी है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखिएगा कि जो दोनों एग्जाम्स होंगे वो ऑन फुल करेंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक। ये ध्यान रखिएगा, चाहे पहला पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों पेपरों में पूरा सिलेबस आएगा, बिल्कुल भी उसका कोई भी हिस्सा कट नहीं किया गया है फिलहाल अब तक की इंफॉर्मेशन पे। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, साइंस, मैथ्स, एसएसटी यानी सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके फिक्स हो चुके हैं, मेन सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट है। तो जिन बच्चों ने इस साल संस्कृत और हिंदी को ऑप्शनल लेके एक ही पेपर दिया है वो बच्चे ये गांठ बांध लें कि उन लोगों को
हिंदी को मेन सब्जेक्ट में लेके चलना होगा। दूसरी चीज फिर आता है ग्रुप सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें क्या एक रीजनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज लेना है जो आपका 6th होगा, और रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप जो आपका 7th होगा। तो यहां पे ये एक बहुत मेजर चेंज है, इसको आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक और चीज सीबीएसई ने क्लियर कर दी है कि एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश ये फिक्स डे सेम टाइम, मतलब एक ही बार पेपर होगा इनका, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज उन्होंने बोली है, वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां देखो डेट शीट दे दी है, लेकिन डेट शीट भी इतनी अलग तरीके से दी है ना कि आप लोग अभी समझने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज विल बी डन इन वन गो ऑन अ सिंगल डे। यानी कि रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज इन दोनों के जो पेपर हैं वो एक ही दिन जाके एक ही दिन में पेपर देने हैं। अगर आप लोगों ने चॉइसेस ऐसी कर ली तो मे भी एक दिन में 2 पेपर आपके हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड 2 times और 3 times बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ स्टूडेंट ऑन 2 और 3 days। हाँ, यहां एक मजेदार चेंज उन्होंने दिया है कि अगर आप लोग रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, तो उसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपको 3 डेज दिए जाएंगे जो आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करते वक्त बताए जाएंगे। एक बार अगर आप डे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे सपोज दैट सलोनी मैम बोलती हैं कि मैं फॉर एग्जाम्पल उस दिन मंडे है, मैं मंडे को पेपर दूंगी, एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया आईटी या एआई बोल दिया जो कॉमन है, तो एआई का मैं मंडे को दूंगा, निक्की मैम बोलती है मैं ट्यूसडे को दूंगी, और काशवी मैम बोलती है मैं ट्यूसडे ना देके मैं वेडनेसडे को दूंगी। तो ऐसा नहीं मन मर्जी से दोगे, आपको डेट की चॉइस मिलेगी और आप इनमें से पेपर देंगे। लेकिन पेपर घर नहीं ले जा सकते हैं आप लोग, पेपर आप लोगों को वहीं सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, वन गो ऑन अ सिंगल डे, एक ही बार वाले पैटर्न में है। एक बार जाओ पेपर दो और वापस आ जाओ। पेपर जैसे अभी आप पहले 5 सब्जेक्ट का लेते हो वैसे आपको पेपर घर आके नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो उन्होंने मीनिंग बताया उन्होंने कि कैसे, कि डेटा साइंस का एग्जाम, जैसे मैंने एआई का लिया है, उन्होंने डेटा साइंस का ले लिया कि एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 2 और 3 days, डेटा साइंस का पेपर 2 बार। अब आपको कौन सी डेट मिलेगी उसके लिए सीबीएसई ने अपना एक फॉर्मूला बना रखा है। आप जब अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डेट मिल जाएगी। और याद रखिएगा, एक बार आपने चॉइस फिल कर दी और डेट मिल गई, फिर सीबीएसई ने क्लियरली बोले स्टूडेंट विल नॉट अलाउ टू चॉइस, अब आप डेट चेंज नहीं कर सकते। तो इस पूरी पॉलिसी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को अच्छे से समझना है, और याद रखिएगा सिर्फ उन बच्चों को समझना है जिनको दूसरा पेपर देना है। ये बात क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है वो पता चल गया, वो क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये 2 लैंग्वेज पेपर हैं जो आपको देने हैं। वो हो गया आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखो 2 कोड दिए हैं, 101, 184, जिसे नॉर्मली ना आप लोग इंग्लिश ए और इंग्लिश बी बोलते हो, कुछ लोग इसको ग्रामर पोर्शन या कम्युनिकेटिव इस टाइप से भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ हिंदी में, तो हिंदी में भी 2 होते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम में क्या हुआ है कि हिंदी के 2 टाइप के पेपर होते हैं, जैसे हिंदी आ और हिंदी बा। इट्स डिपेंड ऑन बुक जो भी आपका स्कूल बुक चलाता है और जो आपने फॉर्म भरा है, ये स्कूल्स के अकॉर्डिंग, ये सब चीजें स्कूल के अकॉर्डिंग होती हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये आप स्कूल से आपका जब फॉर्म फिल किया जाता है तो आपको कोड पता चल जाता है, तो उसी कोड पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट द वन एंड ओनली, हम सबका फेवरेट साइंस, और जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो मैथ्स है, ठीक है। और एक इलेक्टिव जो एसएसटी, बिना इसके दुनिया वैसे भी नहीं चलने वाली है, ठीक है। दुनिया चलाने वाले लोग एसएसटी को ही पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद एक कैटेगरी दी है उन्होंने रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। इस बार देखो बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें उठी थी कि आप लोग जिस एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है, सपोज दैट कोई यूपी से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, तो वो अपने यहाँ के बारे में जाने, अपने कल्चर को जाने, अपने यहाँ की भाषा को जाने। तो ऐसे उन्होंने इस समय, जैसे देखो यहाँ एक भाषा लिखी थाई, ठीक है, ये अलग है,
एक भाषा हो गई जैपनीज, भाई फॉरेन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक लैंग्वेज है, यहाँ जर्मन लैंग्वेज है, मणिपुरी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, तिब्बतन लैंग्वेज हो गई, ठीक है। और यहाँ देखो मराठी लैंग्वेज हो गई, उर्दू हो गई, तमिल हो गई। तो बेटा ये सारे आपकी चॉइस हैं। अगर आप सीबीएसई के मराठी एरिया में रह रहे हैं तो आप वहां पर संस्कृत, उर्दू और कम्युनिकेटिव जो संस्कृत है वो मत लो, मत फ्रेंच लो, मत आप कोई और लैंग्वेज लो। आप वहां पे अपनी गुजराती लैंग्वेज ले सकते हो, आप वहां पे अपनी मराठी लैंग्वेज ले सकते हो, जैपनीज ले सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज में जाना है तो आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं, सबके कोड बकायदा उन्होंने लिख दिए हैं, तो आपको एक वो लेना है। क्लियर पॉइंट? तो अब आप मैम अच्छे से समझ गए। तो अगर आपको चॉइस दी जाए दोबारा पढ़ने के लिए तो आप इनमें से कौन सी लैंग्वेज लोगे, बताइए। पंजाबी नहीं है? पंजाबी फिलहाल, अब पंजाबी भी होनी चाहिए, अभी पता चल जाएगा पंजाबी कैसे इसमें आएगी, बट पंजाबी हो सके वो वेरी गुड। आप पंजाबी लेना चाहते हैं, मैं तो देखो भाई मैं वन एंड ओनली मैं संस्कृत पसंद करूंगा, मैं संस्कृत लेना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रुप। ये भी अब ऑप्शनल नहीं है, ये भी आपको लेना पड़ेगा और इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक लेना पड़ेगा। और मैं क्लियरली बता दूं, ये आप लोग अब तक लेते आए हैं किस नाम से, देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई, एआई हो गया आपका, आईटी हो गया, ये तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लूंगा वो सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे देखो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, यानी अगर आप लोग बॉडी बिल्डर हैं, मेरे जैसे नहीं, मतलब थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप हैं, आपको लगता है जिम पसंद करते हैं कायदा जाना अच्छे से, तो आप इस सब्जेक्ट ये लीजिए ना, फिजिकल एक्टिविटी एंड ट्रेनर। सिक्योरिटी, अगर आपको लगता है कि यस आप सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं, बहुत सारे जॉब्स वैकेंसीज आ चुकी हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, आप लोगों की मैनिपुलेटिंग पावर बहुत अच्छी है, आप सामने वाले को बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो आप मार्केटिंग में जाइए। दूसरी चीज देखिए यहाँ एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग। बैंकिंग भी लोगों को ये लगता है कि बैंकिंग सिर्फ आर्ट उसके लिए कॉमर्स वालों को नहीं, तो आप यहाँ 10th में भी अपना माइंड बना सकते हैं अगर आपने सोच लिया कि फ्यूचर में आपको कॉमर्स में ही जाना है। दूसरी चीज यहाँ देखिए थिंकिंग, इनोवेशंस, डिजाइन, डेटा साइंस। देखो डेटा साइंस का बड़ा बोलबाला है आजकल, लोग कहते हैं डेटा एंट्री, डेटा साइंस हमें आगे भी करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन लोग कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको तो यहाँ चॉइस 10th में ही उन्होंने दे दी है कि आप यहाँ पे ये सब चीजें ले सकते हैं। और भी बड़े मजेदार है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब जैसे आप ये देखो यहाँ पे एक दिया है हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, आप ये ले सकते हो। ये देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, मेलोडियस हो गए, बहुत सारे हैं। और ये देखिए एनसीसी, ये एक बहुत मजेदार वाला पार्ट है, बहुत सारे स्कूल में एनसीसी के कैंप लगते हैं। हाँ, एनसीसी कराई जाती है बट एज अ सब्जेक्ट नहीं होता। अब वो सब्जेक्ट, अभी तक वो एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो आप अब उसको एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो आपको उसका भी एक एडवांटेज होगा। तो आप देखो ये पॉइंट मैंने इसलिए डिटेल में आपको बताया है कि जो एनसीसी से रिलेटेड बच्चे हैं, जैसे जहां तक मुझे याद है आपकी छोटी बहन, उसने ये किया हुआ है, एनसीसी का प्रॉपर आपने उसको पार्ट लिया है, तो आप उसको 10th में भी सब्जेक्ट लीजिए, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए वक्त भी मिलेगा। तो होप आई थिंक अब आप लोग पूरे ऑल 7 सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे। हाँ, तो ये आपको विशेषता ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब डेट शीट क्या है, तो डेट शीट बिल्कुल सिंपल है। मैथ्स का पेपर आपका जो वो 17 ऑफ मार्च 2026 को है। नोट कर लीजिए मैम, आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ये आपका बहुत फेवरेट टाइम पास है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसएसटी का पेपर 21 को है, तो जो बच्चे अभी से प्लान करते हैं वो 21 का एसएसटी के लिए वो करिए। साइंस का पेपर लो, आपको तो डेडलाइन वैसे भी मिल गई है 25 ऑफ फेब, देखो क्या लकी डेडलाइन मिली आपको, 25 फेब को ही उन्होंने बताया, बस 2025 को बता दिया कि आपको 2026, तो आपके पास पूरे 365 डेज हैं, ठीक है। हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो 27 को होगा। इंग्लिश आपका 2 मार्च, यानी कि आज ही के दिन, ठीक 1 साल बाद आप लोग आज ही के दिन इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे। क्लियर? उसके बाद देखो इन्होंने बहुत आगे का प्लान दिया है, होली का कब होगी और बाकी के, तो ये जितने एग्जाम्स हैं, ये जो एग्जाम्स की जो डेट्स हैं, ठीक है, ये बकायदा उन्होंने क्या दे दिया है, अदर लैंग्वेज एग्जाम इन सब के लिए। अच्छा, अब 12th क्लास वाले बच्चों को ये लगेगा कि सर हमें तो इतना कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है, तो उसके लिए गाइडलाइन अभी आनी बाकी है,
वो आप लोगों को हम जब 12th के लिए बताएंगे तब आपको ये चीज एक्सप्लेन की जाएगी। तो होप अब आप लोगों को यहां तक अपनी डेट शीट पता चल गई होगी। अब यहां तक तो वैसा ही सिस्टम है मैम जैसा इस बार का है। Yes. अब आते हैं रियल मुद्दे पे। वो मुद्दा क्या है? इम्प्रूवमेंट सेकंड। एग्जाम, तो सेकंड देखो एग्जाम। बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट आएगा वो कब आना है? 20th ऑफ अप्रैल। तो 20 अप्रैल को आप लोगों का 2026 को आपका रिजल्ट आएगा। तो अब आप लोगों को बार बार मोबाइल और इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। एक और मजेदार इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो अब डिजी लॉकर पर आएगा। ठीक है, उसमें ग्रेड सिस्टम एप्लीकेबल हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। किसी को पता नहीं चलेगा, बस आपके मम्मी पापा को पता चलेगा, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स को पता चलेगा, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, यार, रिश्तेदार। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी मामी को पता चल गया, मौसी, बुआ, फूफा, किसी को पता चल गया कि आपके माँ। फोन करके तो अरे पूछते तो ही हैं। मत, नहीं बताना है ना, नहीं बताना है। हमने पहला पेपर दिया ही नहीं था, आपको बस ये बोलना है, क्योंकि हमारा पेपर तो अब होगा। तो देखो बच्चों, फिर से वापस आते हैं कि अगर आप लोग अब 20 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद, अपना रिजल्ट देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड एग्जाम में रीअपियर होना है, तो आपको एक छोटी सी विंडो मिलेगी। ठीक है, और वो विंडो मिलेगी ये LOC। यहां मैं आपको बताता हूं LOC क्या है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को बनानी है 25, यानी कि आपको 5 दिन का गैप मिलेगा। 5 दिन में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे सेकंड एग्जाम में रीअपियर होना है या नहीं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों के बोर्ड्स खत्म है। क्लियर? नाउ 22 ऑफ, देखो इन्होंने एडमिट कार्ड यहां तक आप चेंज कर सकते हैं। 22 तारीख को आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है, मुझे आई थिंक इसमें कुछ चेंजेस लग रहा है, बट 22 ऑफ जो इन्होंने लिख के दिया है वो यही है कि 22 तारीख से आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाले जो पेपर होंगे उनकी डेट्स क्या है, तो नोट कर लीजिए, ये 5th ऑफ मई। आप लोगों का SST का जो पेपर है वो 9th में। देखो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने आप लोगों को इंप्रूवमेंट एग्जाम कहो या फिर बोर्ड एग्जाम दोबारा, या फिर क्या पता आपने पहला पेपर स्किप कर दिया और फर्स्ट वाला दिया ही ना हो। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम फर्स्ट एग्जैक्टली वही अभी मैं बताऊंगा। आप पहला वाला पेपर छोड़ना चाहें मत करिए। जैसे स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के बारे में बताता हूं, वो खेलकूद और बाकी एक्टिविटी में रहते हैं तो वो जनरली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा बकायदा प्रॉपर उन्होंने बताया है, अभी आगे की गाइडलाइन में है कि आप लोग फर्स्ट एग्जाम स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली दूसरा एग्जाम ही दे दो। ओके, मतलब ये सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के लिए अवेलेबल है या फिर सबके लिए? लेकिन सबके स्पोर्ट्स लिए? कोटा वाले बच्चों को डेफिनेटली इसमें बहुत फायदा होगा। अभी ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, यहां मैं बता रहा था साइंस का पेपर, तो आपको मैम देखिए, अब आप इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाएंगे। 30th ऑफ मई तक आपको साइंस बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सेम इंग्लिश का है, ऐसा ही हिंदी है। इन सबकी जो मेन डेट्स हैं वो आपको उन्होंने दे दी हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम, देखो बेचारे 12th के बच्चों को इतना सही बताया गया है कि आप लोगों के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हैं वो क्लास 12 के लिए वो 15th ऑफ जुलाई में चलेंगे, आपके 7th है। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो देखो कितनी हसीन डेट ली है उन्होंने, रैंडम डेट हो सकती है 15 अगस्त। वैसे मैं तो कहूंगा 15 अगस्त से एक दिन पहले रिजल्ट दे दें, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है और उस दिन हम रिजल्ट का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, है ना। चलिए, सो बच्चों ये सब तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इससे ड्राफ्ट से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जैसे मैम आपने स्पोर्ट्स कोटा की बात की थी, उससे पहले मैं CWSN कैंडिडेट्स के बारे में बता देता हूं। चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, इन बच्चों को जो पेपर देना है उसमें जो टाइम एक्सटेंशन का अभी प्रोसीजर है, वो टाइम एक्सटेंशन का जो प्रोसीजर है वो एज यूजुअल काम करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नाउ स्पोर्ट्स स्टूडेंट, देखो दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10, नो सेपरेट, उनके लिए कोई दूसरा पेपर नहीं होगा। तो मैम आप जो मुझसे बोल रहे थे, तो सुनिए जरा, आप जो मुझसे कह रहे थे ना कि जो दोबारा जो एग्जाम होना है, यस सर, जो स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों के लिए था, स्पोर्ट्स कोटा का बच्चा चाहे तो दोबारा अपना फर्स्ट एग्जाम ना दे, लेकिन सेकंड देना कंपलसरी होगा। ऑफ कोर्स, तो एक एग्जाम तो 10th का देना ही पड़ेगा बच्चे को। ऑब्वियसली वो देना है, और मैं तो ये कहूंगा कि मेन एग्जाम पहले दे दो, लैंग्वेज के बाद में दे देना, या एक आध सब्जेक्ट जिसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, जो आपके हिसाब से टफ है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, फर्स्ट एग्जाम का सेंटर और सेकंड एग्जाम का सेंटर सेम होगा, ये एक नोट कर लीजिए।
बात करते हैं एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की। देखो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी की बात करते हैं, तो जैसे अभी आप लोगों के फॉर्म फिल हो जाते हैं सितंबर एंड में, तो पहले तो आपके ये सितंबर एंड में हो जाएंगे। उसके बाद जब अगर आप देखो दिस विल कंसीडर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन, यानी अगर आप लोग एक बार अपनी चॉइस फिल कर देते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपको दोबारा पेपर में ये एलओसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग इंप्रूवमेंट पेपर या फिर जिसे कहा जाए कि भाई हमें पहला पेपर देना ही नहीं था ड्यू टू सम रीजंस, देखो एक और चीज बताऊं, मार्च में अब आप लोग ऐसा मत करना कि मेरी बुआ की शादी है, मामा की शादी है, तो मैं मैथ्स का पेपर नहीं दूंगा, मैं सेकंड वाला दे सकते हैं, क्योंकि अब रिश्तेदार आप पे इस बात का प्रेशर लगाएंगे कि अरे यार छोड़ दो नेक्स्ट वाले में दे देना। तो बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, शादी फंक्शन तीसरे इनके चक्कर में बिल्कुल अपना ये चॉइस मत बदलना, ये डार्क साइड है जो आप लोगों को आने वाले टाइम में सुनने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो एलओसी के बारे में यहाँ बता दिया गया अच्छे बारे में। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि फीस आपकी दोनों एग्जाम्स की अलग अलग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पहला एग्जाम पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को फीस अलग देनी है, और दोबारा एग्जाम देते हैं तो वो अलग होगी। अभी जैसे फर्स्ट एग्जाम के लिए 250 के आसपास है आई थिंक पर सब्जेक्ट, तो अब उसकी जो फीस है वो आपको 2 बार पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी का जितना ये जो डिस्कशन था सप्लीमेंट्री एग्जाम एंड ऑल, इन सब से अब उतना ज्यादा कुछ वो नहीं है। छुट्टियों वाले दिन आपका कोई भी पेपर नहीं है, ये तो ऑब्वियसली हमेशा का वो रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड डिजीलॉकर का इस्तेमाल किया गया था, ये देखिए परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल मेड अवेलेबल ऑन डिजीलॉकर। तो बस जो मैंने आपको बताया था कि रिश्तेदारों से डरने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट आपके एक ही बार होंगे, ये 2 बार नहीं होंगे। तो वो जो आपका इंटरनल का पार्ट है, यानी कि प्री बोर्ड स्कूल की अपनी अथॉरिटी है, वो स्कूल के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, स्टूडेंट जो फर्स्ट फिफ्थ सब्जेक्ट में पहले एग्जाम में जो फेल हो गए हैं, देखो ध्यान से ना, विल बी प्लेस्ड अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी और इनको अलाउ विल बी अलाउड टू अपीयर, यानी अब इनको वो कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के तौर पे इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसी पे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है हाँ, कि फिर उन बच्चों में डिफरेंस क्या रह जाएगा जो मान लो कि किसी का 80% है, बट कंपार्टमेंट। हाँ कंपार्टमेंट वाले बच्चे या फिर जो अभी 80% है वो चाहते हैं 90% हो जाए उनका, तो नहीं वो तो भी अच्छी बात है इम्प्रूवमेंट ना, वाला देखो देंगे। सीबीएसई सिर्फ लोड ही तो कम करना चाह रहा है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 80 टू 90 जंप करना है तो दीजिए ना इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। इम्प्रूवमेंट सुधार की आवश्यकता तो मतलब सबको होती है और सब उसका फायदा ले सकते हैं। सीबीएसई ने ये 2 एग्जाम पॉलिसी का जो ड्राफ्ट दिया वो इसलिए तो दिया है, और खासकर उन बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी बात है जो बेचारे 33, 34%, 35% पे अटक जाते हैं, फिर उनको इंतजार करना पड़ता है कि अब नहीं जुलाई में बट फिर इम्प्रूवमेंट भी एग्जाम होगा। यही है ना कि जैसे कि गैप कितना है। गैप तो अच्छा खासा है, 2 मंथ का गैप दिया गया है आप लोगों ने, जो अभी मैं उसको एक बार और देख के बताऊंगा। 2 महीने का गैप मिला है आपको अपना रिजल्ट देखने के बाद से लेके और एग्जाम के बीच में। बट ठीक ये है, तो आगे आने वाली जो क्लास होगी, जैसे बच्चा 11th में जाएगा तो वो इफेक्ट हाँ करेगा फिर। उसको अफेक्ट करेगा। उससे रिगार्डिंग देखो आ, ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो हमने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अब तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या है जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, अब हम सीधे उन पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके हम लिए लेते हैं। ओके। जैसे सबसे पहले चीज तो मैं बता दूं कि जो चेंजेस मैंने मतलब नोटिस किए हैं इसमें सीबीएसई कह रहा है कि 34 डेज एग्जाम है, बट मैं आपको लिटरली बता दूं ये एग्जाम 92 डेज भी चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? क्योंकि आप जरा गौर से देखिए 17 फरवरी से लेके 20 मई तक आपके पेपर चलने वाले हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज फर्स्ट फेज दोनों और के सेकंड मिला फेज। के। तो ओके। भाई उन पेरेंट्स का क्या होगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं और उनको ये लगता है कि हमें बच्चों के हर एग्जाम से पहले वो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, हाँ। सारे काम इधर उधर हो जाते हैं, शादी फंक्शन के सारे रिजर्वेशन टिकट सब कैंसिल हो जाते हैं। तो वहां पे बच्चों को मैं क्लियरली बता रहा हूं दिस नॉट अ 34 डेज। अगर बच्चा दोनों एग्जाम्स में जाने के कैपेबिलिटी शो करता है,
मैं यहाँ कैपेबिलिटी वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, मजबूरी नहीं बोलूंगा। अगर बच्चे को दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ रही है तो 94 डेज के लिए आपको बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि घर में कर्फ्यू लगने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब सीबीएसई ने इसके लिए क्या चेंजेस किए हैं वो हमें देखने होंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपको क्लियर हो गया। यस। अच्छा, अब दूसरा सवाल लेते हैं। वो क्या था जो आप कह रहे थे कि बच्चों का 10th और 11th का, हाँ, है ना? जैसे कि 92 डेज एक बार बच्चे ने पेपर दे हम्म, दिया है, हम्म, ठीक है। अब क्योंकि अप्रैल से 11th स्टार्ट हो जाता है हम्म, एंड अप्रैल ये 11th क्लास जो है बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव फेज स्टार्ट होता है। हम्म, अब बच्चे का 2-3 महीने इसी में निकल गए क्योंकि वो हम्म, 10th का ही बोर्ड दे रहा था। हम्म। तो फिर वो सारी चीजें बच्चों को दोबारा से पढ़ाई जाएगी, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हाँ भाई बच्चे का छूट अब गया, दोबारा से देखिए हम सब देखिए देखिए पढ़ाएंगे। देखिए देखिए, सुनिए हम्म, सुनिए। ये जो ड्राफ्ट में जो व्यूज लिए गए हैं वो इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए लिए गए हैं। पहले मैं बच्चों, मैम जो पूछना चाह रही मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बच्चों का जैसे ही रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आ रहा है, आई थिंक 20th को रिजल्ट आ रहा है, आ रहा है फर्स्ट ना? फेज। हाँ, 1 अप्रैल में रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक कब आ रहा है रिजल्ट, उन्होंने जो अभी मैंने आपको बताया था, तो उसको देखिएगा आप। रिजल्ट आने के बाद डिजी लॉकर पे रिजल्ट आएगा और ऑन दैट बेसिस आपका पूरा रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं होगा, लेकिन डिजी लॉकर में जो आपका फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट होगा उसके बेस पे आप 11th में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, सेम स्कूल में पढ़ सकते हैं, दूसरे स्कूल में भी जाके पेपर दे सकते, मतलब एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गया आपका उन बच्चों का जो सेकंड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं वो बच्चे जो जो रीअपियर हो रहे हैं। तो यहां पे एक संशय है, इसीलिए मैंने ये बार बार लिखा है 92 डेज, क्योंकि ये बच्चे स्कूल के गाइडेंस में रह के पढ़ेंगे या उनको जिस लोड को खत्म करने की सीबीएसई बोल रही है, हाँ, वो कोचिंग अब नहीं तो इंस्टीट्यूट, बाद में आ ही जाएगा। प्रेशर, वो बाद में बढ़ सकता है और इसका ड्रास्टिक चेंज भी मिल सकता है और क्या पता ये नुकसानदायक भी साबित हो, क्योंकि 92 डेज कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, पूरे पूरे 3 मंथ्स हैं। 3 महीने के लिए पेरेंट्स को अपना सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा। और एक चीज बताऊं, देखो स्कूल्स में 11th क्लास का सिलेबस चालू हो जाएगा, तो जो बच्चा सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है 1 अप्रैल से 11th चालू कर देते हैं कई स्कूल्स, हाँ। जो मेजर सिटीज हैं, तो वहां पे बच्चे का सिलेबस का लॉस डेफिनेटली होगा। और वो सिलेबस जो टीचर एक बार पढ़ा देता है वो उस शिद्दत उस ताकत से 11th जो कि उसकी असली बुनियाद है, जो उसकी कैरियर ओरिएंटेड बुनियाद है, उसमें उतना एफर्ट नहीं डाल पाएगा। ये एक ड्रॉबैक है। तो बस अब यही देखना है कि सीबीएसई ने स्कूल्स को क्या गाइडलाइन दी है कि स्कूल्स उन बच्चों के साथ ऐसा क्या करेगा। देखो यहां लिखा है कि 1 अप्रैल से जो 20 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल हो गया, जैसे कई स्कूलों में क्या है 20 मार्च से ही मतलब नया सेशन लॉन्च हो गया है। जैसे मैं ग्रेट नोएडा में रहता हूं तो ग्रेट नोएडा के कुछ स्कूल्स में 10 मार्च और 20 मार्च से नया सेशन चालू हो गया है। सोचिए, क्योंकि वो 9th और 11th के पहले पेपर करा के ना बच्चों के बोर्ड की वजह से सेशन को प्री लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। वहां से लेके 20 मई तक जब तक बच्चा सेकंड टर्म का एग्जाम नहीं दे देता है, वो जो सेकंड वाला एग्जाम है, तो तब तक तो बच्चे को वेट करना पड़ेगा, बच्चा स्कूल में वो नहीं जा सकता है। तो यहां बच्चा सफर करेगा, पेरेंट्स पे प्रेशर आएगा। प्लस साथ में देखिए अगली स्लाइड में जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ठीक है, कि माता पिता 3 महीने तक बच्चे की बोर्ड एग्जाम पर कैसे फोकस कर पाएंगे। यहाँ 15 से 20 दिन भारी पड़ जाते हैं। 3 महीने हमें 10th क्लास के उन बच्चों पे जो उतनी मैच्योरिटी ले भी नहीं पाते हैं, उनको 3 महीने आप कैसे बांध के रखेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल सा वो टास्क है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे जो लग रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स ना होके 3 मंथ एग्जाम इसको बोलना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट 92 डेज का एग्जाम बोलना चाहिए, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इस एग्जाम को कंपार्टमेंट एग्जाम बोलें या एक सुधार के लिए परीक्षा बोलें, ये 1 साल बाद ही हम लोगों को पता चल पाएगा कि इसको बच्चा किस तरीके से लेता है। क्या पता कई स्कूल टीचर्स ही बच्चों को ये इस चीज को कन्विंस करने में लग जाएं, पीटीएम में उनके पेरेंट्स से ही सिग्नेचर या अथॉरिटी ले लें कि बच्चों को सेकंड एग्जाम लेना ही नहीं है, क्योंकि भाई हम 11th की जो लेट शुरुआत अपने बच्चों की नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी चीजें हमने आपको बताई, इन सब पे जो लोड आने वाला है उसको कंक्लूड करते हैं। बच्चों के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, खासकर उन बच्चों पे, बिकॉज समझ लीजिए कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो उन बच्चों पे हो रहा है जो इस बार 10th में आए हैं और 12th में आए हैं, हाँ, ठीक है। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा, बिल्कुल सेकंड एग्जाम के लिए
अगर आपको जरूरत ना हो तो सेकंड एग्जाम को एज इन चॉइस मत रखिएगा। ये एक पॉइंट हो सकता है, कोई इमरजेंसी है, आपके नंबर कम आए हैं, तो आप सेकंड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, स्कूल टीचर्स पे बहुत लोड पड़ेगा, डेफिनेटली। और बहुत डेफिनेटली लोड पड़ेगा, या फिर स्कूल को एडिशनल फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी। ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि सेम टाइम पे पता चला कि भाई हम पुराने 10वीं के बच्चे हैं और आप नए 10वीं के बच्चे हो, या तो मिलके पढ़ते हैं तो वो एक साथ बैठ के कवर नहीं हो पाता है। ऐसा हम लोग चूंकि जब पढ़ाते हैं तो हमें पता है, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे दिक्कत आएगी। और अब जो भी चेंजेस हैं, जो भी सजेशंस इस चीज से आएंगे, वो सीबीएसई देखो बहुत 5 ही दिन में आप लोगों से ले रहा है। 9 तारीख तक आप लोग अपने व्यूज दे सकते हैं, बट हमें सिर्फ अब ये देखना है कि सीबीएसई ने स्कूल से क्या प्रॉमिस लिए हैं, स्कूल्स क्या वास्तव में इस चीज के लिए रेडी हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैम, कि इतने सारे जो 84 सब्जेक्ट सीबीएसई बोल रहा है, क्या हमारे स्कूल्स उन 84 एग्जाम्स के सिलेबस को पढ़ाने के लिए फैकल्टी हायर कर सकती है? क्योंकि अगर बच्चा, सपोज दैट बच्चे ने चॉइस वो म्यूजिक वाला ले लिया, इंडियन म्यूजिक, तो और टीचर है ही नहीं स्कूल में, तो स्कूल क्या अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए उन सब्जेक्ट्स को दे सकता है? अगर आपका यहाँ पे चॉइस है कि नहीं, मैं मराठी लैंग्वेज ग्रेटर नोएडा में रह के पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आपको वो मराठी टीचर अवेलेबल हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब फ्यूचर में है, आने वाले टाइम में है। सो आई थिंक इन सब डाउट्स के साथ मैं तो सीबीएसई से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिन बच्चों के किसी ना किसी रीजन के तहत, चाहे मेडिकल हो गया, इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंटल केसेस हो गए, ठीक है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से डिले हो गया, उनके लिए तो सेकंड ऑप्शन एक बहुत अच्छा है। प्लस साथ में यहाँ क्राइटेरिया भी फिक्स होना चाहिए कि इतने परसेंट वाला बच्चा ही सेकंड एग्जाम दे सकता है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसे भी कई बच्चे हैं, आउट ऑफ 80 अगर उसके 78 मार्क्स भी आ गए, और अगर आपने ये कह दिया कि जो बेस्ट होंगे वो, तो बच्चा कहेगा कोई बात नहीं, 250-300 रुपए का ही तो बात है, पढ़ना ही तो है, मैं 80 ऑन 80 लाके रहूंगी या 80 ऑन 80 लाके रहूंगा। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो उस चीज के बारे में अगर कोई गाइडलाइन आपने बनाई है तो वो प्लीज बहुत जल्दी डिस्क्लोज कीजिए, वो बताइए स्कूल्स को आपने क्या गाइडलाइन दी है, एडिशनल फैकल्टी हायर होती नहीं होती है। और उन 2 महीनों में बहुत सारे पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि सर वो जो 2 महीने बीच का गैप है, उसमें हम अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, हम कैसे अपना टाइम दे पाएंगे, तो ये एक बहुत मेजर है। तो इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन जरूर आप तैयार कीजिए, जो भी ड्राफ्ट होगा हम उसका इंतजार करेंगे। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, मैं इस पॉलिसी, उन बच्चों के हिसाब से तो मैं इस पॉलिसी को फेवर करता हूं जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत है, जिनके मार्क्स कम आते हैं। तो इससे बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज बच्चे कर बैठते हैं जाने अनजाने में, उनके लिए तो एक बहुत अच्छी चीज है। बट जो बच्चे अपने पहले से ही प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, उनके लिए ये पॉलिसी थोड़ा सा ड्रास्टिक है। पेरेंट्स टीचर्स के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग है, बट कोई बात नहीं, जो भी आदेश होगा उसको माना जाएगा, और आप जैसे बच्चों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो होप एक अच्छा वीडियो आप लोगों को काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने आपको बताया है। तो अगर आप लोगों की कोई और कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज हमें बताइएगा, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो अगर आप लोगों का फिर से कोई डाउट या फिर से कोई मतलब डाउट हो रिगार्डिंग दिस पॉलिसी, तो हमें जरूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, आपने ओके, बच्चों को आज इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, उसके लिए थैंक यू। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय। ओके, थैंक यू।